नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 18वीं कड़ी में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में और जानेंगे। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं पानी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता थे। नेताजी देश की प्रबुद्ध जनता के हृदय में विराजमान हैं। भारत माता की आज़ादी के लिए तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद जैसे नारों से देश के लाखों क्रांतिकारियों के दिलों की धड़कन बने नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस नारे ने देश में राष्ट्रभक्ति का ज्वार पैदा किया। उनके हृदय में राष्ट्र के लिए मर मिटने की चाह थी। नेताजी कहते थे, हमारी यात्रा चाहे कितनी भी कष्टप्रद हो, हमारी राह कितनी भी भयानक और पथरीली क्यों न हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना ही है। सफलता का दिन दूर हो सकता है पर उसका आना अनिवार्य है। 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से सुभाष बाबू ने अपनी पार्टी की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ही इस पार्टी ने स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक तीव्र करने के लिए जनजागृति शुरू की। कोलकाता में स्थित हॉलवेट स्तंभ, जो भारत की गुलामी का प्रतीक था, सुभाष बाबू की यूथ ब्रिगेड ने रातों रात वह स्तंभ मिट्टी में मिला दिया। यह एक प्रतीकात्मक शुरुआत थी। इसके माध्यम से सुभाष बाबू ने यह संदेश दिया था कि जैसे उन्होंने यह स्तंभ धूल में मिला दिया है, उसी तरह वे ब्रिटिश साम्राज्य की भी ईंट से ईंट बजा देंगे। परिणाम स्वरूप उन्हें कैद कर लिया गया। सरकार को उन्हें रिहा कराने पर मजबूर करने के लिए सुभाष बाबू ने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनकी तबीयत खराब होने पर उन्हें रिहा कर दिया, परंतु घर पर नज़रबंद करके बाहर पुलिस का कड़ा पहरा बैठा दिया गया। नज़रबंदी से निकलने की योजना बनाई गई। 16 जनवरी 1941 को वे पुलिस को चकमा देते हुए पठान मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश में अपने घर से निकले। कोलकाता से पेशावर पहुँचे। सुभाष बाबू पेशावर से पहाड़ियों में पैदल चलते हुए अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल पहुँचे। वहाँ के जर्मन और इटालियन दूतावासों की मदद से रूस की राजधानी मॉस्को होते हुए जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुँचे। बर्लिन में सुभाष बाबू ने आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की। 29 मई 1942 के दिन सुभाष बाबू जर्मनी के सर्वोच्च नेता एडॉल्फ हिटलर से मिले। हिटलर ने सुभाष बाबू को सहायता की कोई स्पष्ट वचन नहीं दिया, लेकिन वे उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित था। 8 मार्च 1943 को जर्मनी के कील बंदरगाह से मादागास्कर और उसके किनारे से तैरते हुए जापानी पनडुब्बी तक पहुँचे। यह पनडुब्बी उन्हें इंडोनेशिया के पादांग बंदरगाह तक पहुँचा कर आई। पूर्व एशिया में वे सिंगापुर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर सुभाष बाबू ने सर्वप्रथम ज्येष्ठ क्रांतिकारी रास बिहारी बोस जी के कहने पर भारतीय स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व संभाला। जापान के प्रधानमंत्री जनरल हिदेकी ताजो ने नेताजी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें सहयोग करने का आश्वासन दिया। नेताजी ने जापान की संसद के सामने बहुत प्रभावी भाषण दिया। जून 1943 में टोक्यो रेडियो से सुभाष बाबू ने घोषणा की, अंग्रेज़ों से वह आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है कि वे स्वयं अपना साम्राज्य छोड़ देंगे। हमें भारत के भीतर
व बाहर से स्वतंत्रता के लिए स्वयं संघर्ष करना होगा। उनके इस प्रभावी और प्रफुल्लित करने वाले भाषण को सुनकर रास बिहारी बोस जी ने 46 वर्षीय सुभाष बाबू को आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंप दिया। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर बर्मा सहित आज़ाद हिंद फौज रंगून से होती हुई थलमार्ग से भारत की ओर बढ़ने लगी। सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी सैनिकों को जय हिंद का अमर नारा दिया और 21 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। अपने इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा सेनाध्यक्ष तीनों का पद नेताजी ने अकेले संभाला था। उनके इस सरकार को कुल 9 देशों ने मान्यता दी। आज़ाद हिंद फौज में जापानी सेना ने अंग्रेज़ों की फौज से पकड़े हुए भारतीय युद्धबंदियों की भर्ती किया था। आज़ाद हिंद फौज में औरतों के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट भी बनाई गई। इसकी कैप्टन थी लक्ष्मी स्वामीनाथन। पूर्वी एशिया में नेताजी ने अनेक भाषण देकर वहाँ के स्थायी भारतीय लोगों से आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने और आर्थिक मदद देने का आह्वान किया था। लोगों ने भी उनकी भरपूर सहायता की। वे अपने सैनिकों से मार्मिक शब्दों में कहते थे, हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह स्वतंत्रता देवी की मांग है। आज़ाद हिंद फौज में लगभग 60,000 सिपाही थे। नेताजी ने जय हिंद का नारा लगाते हुए अंडमान निकोबार द्वीपों को जीतकर स्वराज्य द्वीप और शहीद द्वीप नाम रख दिया था। 30 दिसंबर 1943 को यहाँ पर स्वतंत्र भारत का ध्वज फहराया गया। 16 जुलाई 1944 को नेताजी ने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी जी के नाम जारी एक प्रसारण में कहा था, मैंने जो कुछ किया है अपने भारत देश की स्वाधीनता के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किया है। हे राष्ट्रपिता, भारत की स्वाधीनता के इस पावन युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। नेताजी द्वारा ही गांधी जी के लिए प्रथम बार राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया गया था। 18 मार्च 1944 को कोहिमा और इम्फाल के भारतीय मैदानों में आज़ाद हिंद फौज पहुंच चुकी थी। वहां पर घनघोर युद्ध आरंभ हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की गतिविधियों को देखकर पूरा देश उनकी तरफ आस लगाए बैठा था। द्वितीय विश्व युद्ध का पासा पलटा। जर्मनी ने हार मान ली और जापान ने घुटने टेक दिए। ऐसे में नेताजी ने रूस की सहायता लेने का निश्चय किया। वे हवाई जहाज़ से 18 अगस्त 1945 को मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। तभी ताईहोकू हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का निधन हो गया। किंतु इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। बहुत गौर से सुन रहा था तुम्हें ज़माना, तुम ही सो गए दास्ता कहते कहते। काश नेताजी कुछ दिन और रहते तो उसी समय देश आज़ाद हुआ होता। स्वतंत्रता आंदोलन में नेताजी का बलिदान, उनके योगदान और संघर्ष को स्वतंत्र भारत की आने वाली पीढ़ियाँ सदैव याद रखेंगी। ऐसे आज़ादी के महानायक को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।